Good morning, class. I am Miss Aina from Premchand Memorial Public School, and today we are going to start with the next chapter, that is chapter number 9, soil. So let's get started. What are what are some of the natural resources necessary for our survival? The most important natural resources which sustains all life on the planet is right beneath your feet. क्या इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमें ज़िंदगी जीने के लिए? जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जस्ट आपके पैरों के नीचे है, जिसको हम सॉइल कहते हैं. द प्रीशियस मटीरियल इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. ये अर्थ की क्रस्ट के ऊपर पाया जाता है. इट एनेबल्स द ग्रोथ ऑफ अ डाइवर्स वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, ट्रीज एंड फूड गिविंग प्लांट्स. और ये इस डाइवर्स वैरायटी को, जिसमें आते हैं फल, सब्जियां, फूल, इन सब को सस्टेन करता है, इन सब को ग्रोथ में हेल्प करता है. इट इज़ ऑल्सो दी होम ऑफ बिलियंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. और बिलियंस यानी कि खरबों अलग अलग किस्म की प्रजातियां सॉइल में पाई जाती हैं. अवर बिल्डिंग्स, रोड्स एंड रेलवेज़ टू आर सपोर्टेड बाय दिस सॉइल. और हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं और रेलवेज़ हैं, ये भी सॉइल की हेल्प से सपोर्ट की जाती हैं. Let us see how soil affects life on the earth. We know that the carnivores feeds on herbivores. The herbivores in turn feed on the plants which grow on the soil. Thus all the life on the earth is directly or indirectly dependent on the soil. Even human beings will not be able to survive without soil. हम जानते हैं कि हम लोग कार्निवर्स हैं. हम लोग कार्निवर्स या ओमनिवर्स दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आ सकते हैं. और कार्निवर्स किसको खाते हैं? हर्बीवर्स को. लेकिन हर्बीवर्स किनको खाते हैं? प्लांट्स को. और प्लांट्स की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? सॉइल से स्टार्ट होती है. तो इस तरह से ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो सबसे बेसिक मटेरियल है, जो सबसे बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, वो है सॉइल. नाउ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल किस तरह से बनाई जाती है? द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल टेक्स प्लेस ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. अ लेयर ऑफ सॉइल of 1 centimeter thickness can take around 500 years or more to be formed. तो जो सॉइल फॉर्मेशन है वो एक बहुत ही धीरे चलने वाला प्रोसेस है और एक काफ़ी लंबे समय में जाके 1 सेंटीमीटर थिकनेस की सॉइल बनती है. और इसको लगभग 500 या फिर 500 से ज़्यादा साल लग जाते हैं. सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स. सॉइल जो बनती है वो बनती है रॉक्स और मिनरल्स की टूट फूट से बनती है. वेदरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग: फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. वेदरिंग एक प्रोसेस है, एक स्कीम है, जिसमें क्या होता है कि रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है. और 3 तरह की वेदरिंग होती है: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग. तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग. In physical weathering, rocks break down into finer particles over a period of time under the influence of processes such as freezing and thawing, wetting and drying, and shrinking and swelling. फिज़िकल वेदरिंग डज़ नॉट चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक. फिज़िकल वेदरिंग में क्या होता है कि रॉक्स टूटती हैं. किसके एक्शन की वजह से टूटती हैं? यानी कि कुछ प्रोसेसेस जैसे कि फ्रीजिंग, थ्रोइंग यानी कि जमना और फिर वापस से पानी बन जाना, गीला होना फिर सूख जाना और सिकुड़ना और फिर एकदम से स्वेल हो जाना. इन्हीं सारी सीरीज़ यानी कि इन्हीं सारे प्रोसेसेस की सीरीज़ की वजह से वेदरिंग, फिज़िकल वेदरिंग होती है. और फिज़िकल वेदरिंग की वजह से ना रॉक की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती. यानी कि रॉक किस केमिकल से मिलके बनी होती है वो चेंज नहीं होती. बस रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है. किसके एक्शन से? वेटिंग, ड्राइंग, श्रिंकिंग, स्वेलिंग और फ्रीजिंग, थ्रोइंग की एक्शन से. नेक्स्ट इज फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग टेक्स प्लेस इन कोल्ड और द माउंटेनियस रीजन. आपको पता है कि कहाँ जमता है पानी? कोल्ड यानी कि ठंडे माउंटेनियस रीजन्स में जमता है. वाइल इट रेन्स वाटर एंटर्स द क्रैक्स इन द सॉइल. जब बारिश होती है तो वाटर क्या होता है कि जो रॉक्स के अंदर छोटी छोटी सी क्रैक्स होती है ना, उनमें पानी भर जाता है. और फिर वही पानी सर्दियों में क्या होता है? जम जाता है. और जमने के बाद है ना वो थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, थोड़ा सा फैलता है, जिसकी वजह से उसके फैलने की वजह से ना एक प्रेशर जनरेट हो जाता है. यानी कि एक प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है. कहाँ पे? सॉइल के सरफेस पे. ठीक है. एंड एक्सपेंड्स पुटिंग प्रेशर ऑन दिस रॉक्स. द आइस मेल्ट्स ड्यूरिंग द समर. अब यही आइस क्या होती है? समर में मेल्ट हो जाती है. द रिपीटेड फ्रीज थ्रो साइकिल क्रैक्स द सॉइल, क्रैक्स द रॉक फ्रॉम इनसाइड एंड इवेंचुअली ब्रेक्स इट डाउन. तो ये जो रिपीटेड साइकिल है, जो बार बार होने वाला जमना पानी का और फिर पिघल जाना, ये जो बार बार साइकिल रिपीट होती है, इसकी वजह से सॉइल के रॉक के अंदर क्रैक होती है और वो टूट जाती है. Now you do not need to do this activity because we have already covered many activities in the previous chapters. Now let's get on right to the text.
द वेदरिंग प्रोसेस कंटिन्यूज इन स्मॉलर रॉक पीसीज अंटिल दे ब्रेक इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स। अब ये जो वेदरिंग प्रोसेस है ये सिर्फ बड़ी रॉक्स तक जाके लिमिटेड नहीं हो जाता है, सीमित नहीं हो जाता है, ये छोटी छोटी रॉक्स में भी कंटिन्यू करता है जब तक कि वो बिल्कुल पतले और फाइन दरदरे पार्टिकल्स में चेंज नहीं हो जाती। फिजिकल वेदरिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस इन एरियाज एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। और फिजिकल वेदरिंग उन एरियाज़ में भी होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। हीटिंग ड्यू टू रिलेटिव हाई टेम्परेचर causes rocks to expand and cooling due to much lower temperature at night results in contraction। तो क्या होता है कि दिन के टाइम तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है क्योंकि वहाँ पे सन होता है, तो उसमें उस वक्त क्या होता है रॉक्स एक्सपैंड होती हैं, ठीक है, और जैसे ही वो ठंडी होती हैं, लोअर टेम्परेचर जैसे ही उनको मिलता है और वो ठंडी होती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। द कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रॉक्स में रिजल्ट इन द पीसेस बीइंग ब्रोकन ऑफ। और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो रॉक्स होती है वो टूट जाती है। फिजिकल वेदरिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इन नेचर विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू सॉइल। फिजिकल वेदरिंग है ना, लगातार चलता रहता है, ऐसे नहीं कि 1 साल हो गया उसके बाद रेस्ट ले रहा है कि नहीं हम तो अब 1 साल बाद होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, लगातार चलता रहता है ये प्रोसेस। When water, wind and glaciers move over the surface of rocks, the rocks get gradually worn down and grinded. This is called aberration and it results in the formation of soil. तो aberration एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, क्या होता है एब्रेशन में? एब्रेशन में होता है कि वाटर, विंड और ग्लेशियर, ठीक है, ये सब जब रॉक के सरफेस के ऊपर से होकर गुजरते हैं ना तो रॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसको पीस देते हैं, इस तरह का टेक्सचर बन जाता है, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम एब्रेशन कहते हैं। एब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सॉइल को उसका टेक्सचर एब्रेशंस की वजह से ही मिलता है। नेक्स्ट इज केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग इज द कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल प्रोसेस। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि वही वेदरिंग का मतलब क्या होता है, रॉक का टूटना। रॉक यहाँ पे भी टूटती है लेकिन यहाँ पे फिजिकल की जगह केमिकल प्रोसेसेस की हेल्प से टूटती है। इट इज़ मोर कॉमन इन वार्मर एरियाज़ विद लॉट्स ऑफ वाटर। ये केमिकल वेदरिंग है ना अक्सर कहाँ पे देखी जाती है, जो कि गर्म जगहें होती हैं और जहाँ पे पानी भी काफ़ी सारा होता है, तो उस एरियाज़ में केमिकल वेदरिंग अक्सर देखने को मिलती है। इट ब्रिंग्स इन अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन एंड दस मेक्स सॉइल डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल रॉक। तो इसमें क्या होता है ना कि जो रॉक्स जिन केमिकल से मिलके बनी होती है ना, हीट की वजह से और वाटर की वजह से उस केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है ना उसकी केमिकल कंपोजिशन यानी कि वो जिस केमिकल से मिलके बनी होती है वो अलग हो जाती है रॉक के केमिकल से, ठीक है। द केमिकल चेंजेस मेक द रॉक सॉफ्टर दैट हेल्प्स इन ब्रेकिंग बिगर पीसेस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो केमिकल चेंजेस की वजह से क्या होता है ना कि जो रॉक होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, और आपको भी पता है कि हार्ड चीज़ को तोड़ना मुश्किल होता है लेकिन सॉफ्ट चीज़ आसानी से टूट जाती है। तो इसलिए केमिकल वेदरिंग से क्या होती है, रॉक सॉफ्ट हो जाती है और वो पीसीज में आराम से टूट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल वेदरिंग। सो द बायोलॉजिकल वेदरिंग इज कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है ना, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ज़िंदा जीव हैं, उनकी वजह से वेदरिंग होती है। कैसे होती है? द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो डीप इनटू द रॉक क्रैक्स इन सर्च ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होता है कि जब कोई भी प्लांट ग्रो करता है ना तो उसकी रूट्स है ना डीप चली जाती हैं रॉक के अंदर, और जिसकी वजह से क्रैक्स हो जाती हैं, रॉक के अंदर क्रैक्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं प्लांट्स? ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि उस वजह से रॉक ट्रीज़ को चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स और वाटर, जो कि उनको रॉक्स के नीचे मिल जाएगा, तो इसलिए वो रॉक्स के ऊपर से पेनिट्रेट करते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स को पाते हैं। नेक्स्ट इज़ इन द प्रोसेस दे वाइडन एंड एक्सटेंड द क्रैक्स रिजल्टिंग इन ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स। तो पहले क्या हो रहा था कि उन्होंने थोड़ा सा अपना रूट डाला, कहाँ पे डाला? रॉक्स के अंदर, ठीक है, थोड़ा से क्रैक रॉक्स के अंदर जनरेट किया और वहाँ पे अपने रूट्स डाले। अब जैसे वो रूट्स ग्रो होती हैं तो क्रैक बढ़ती है और रॉक टूट जाता है। क्यों? क्योंकि क्रैक्स बढ़ेंगे, अगर रूट्स की थिकनेस बढ़ेगी तो क्रैक्स बढ़ेंगे, क्रैक्स बढ़ेंगे तो रॉक को टूटना ही पड़ेगा। ऑल्सो लाइकेंस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे एंड फंजाई। एल्गे और फंजाई के कॉम्बिनेशन को हम लाइकेंस कहते हैं। ऑल्सो लाइकेंस ग्रोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द रॉक्स वेरी स्लोली डिकम्पोज द रॉक्स बाय सिक्रेटिंग सर्टेन एसिड्स। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस। तो लाइकेंस क्या करते हैं, जब रॉक के सर्फेस पे ग्रो करते हैं तो वो कुछ है ना एसिडिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से रॉक का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, रॉक का टूटना गलना स्टार्ट हो जाता है। और हम वेदरिंग के प्रोसेस को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? इट इज़ द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, यानी कि
अपना अगर आप की एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं ज़मीन के अंदर, और अगर आपको चांस मिलता है देखने का, तो एक स्टैंडिंग लाइन के अक्रॉस जितनी भी लेयर्स आती हैं सॉइल की, उसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ईच लेयर इज़ डिफरेंट इन कलर, टेक्सचर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन एंड कॉल्ड अ होराइजन। तो क्या होता है, हर एक लेयर जो होती है ना वो अलग होती है। किस चीज़ में अलग होती है? कलर में, टेक्सचर में और डेप्थ में, यानी कि कहाँ पे पाई जाती है, कितनी गहरी में सॉइल पाई जाती है वो, और क्या उसका टेक्सचर है, दरदरा है, सॉफ्ट है, वो सारी चीज़ें, और कलर कौन से कलर की हैं। तो ये हर एक लेयर अलग अलग होती है और हम एक लेयर को होराइजन कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर पे, जिसको हम कहते हैं ओ होराइजन या फिर ज़ीरो होराइजन। इट इज़ द टॉप ऑर्गेनिक लेयर of the soil made mostly of leaf, लिटर एंड पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो ये होती है ऑर्गेनिक लेयर होती है। ऑर्गेनिक लेयर होती है यानी कि ये प्लांट और एनिमल से मिलके बनी होती है। ठीक है, प्लांट और एनिमल से भी किस तरह से, जैसे लीफ, पत्तियाँ गिरती हैं या फिर आधा अधूरा ऑर्गेनिक मैटर, सब्जियाँ वगैरह डिकम्पोज हो जाती हैं। तो ये जितने भी डिकम्पोजिशन के बाद जो मटेरियल की जो शेप हो जाती है, मटेरियल का जो टेक्सचर हो जाता है, उससे मिलके ये बनती है। इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट लेयर इन फॉरेस्ट वेयर देयर इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस फॉलन फ्रॉम द ट्रीज़। और ये ना सबसे अलग दिख जाती है। आपने भी देखा होगा सबसे ऊपर, अगर आप किसी फॉरेस्ट में जाओगे या फिर अगर आप किसी खेत में भी जाते हो, फार्म में जाते हो, तो आपको बहुत आसानी से ये लेयर देखने को मिल जाती है। ब्लैक ब्लैक कलर का सब्सटेंस, उसमें हल्की सी पत्ती भी दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें आराम से देखने को मिल जाती है और ये एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं सॉइल पर, और एक्चुअली सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट लेयर इज़ ए होराइजन। दिस डार्क कलर्ड लेयर इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल। और ए होराइजन जो कलर होता है ना वो डार्क होता है। ठीक है, थोड़ा काला सा और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउनिश कलर होता है, और इसको हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। इट इज़ फाउंड बिलो द ओ होराइजन। ओ होराइजन के नीचे मिलता है। इट इज़ द रिच इन डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस। और ये जो एरिया है ए होराइजन, इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमस क्या होता है? जो ऑर्गेनिक मैटर, लिटर वगैरह, ये पूरे डिकम्पोज होने के बाद जो लेयर बनती है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड डेड एंड डिकेइंग एनिमल रिमेन्स। जो मैंने अभी बताया वही इन्होंने ह्यूमस की डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। इट इज़ मिक्सड विद सॉइल एंड गिव्स द सॉइल अ लूज टेक्सचर। ये क्या होता है ना, मिट्टी के साथ मिलता है और मिट्टी को एक लूज टेक्सचर देता है। दैट होल्ड्स वाटर एंड अलाउज एयर टू डिफ्यूज थ्रू इट। तो क्या करता है ये, अब जब सॉइल का टेक्सचर लूज़ हो गया तो लूज़ जगह में ज़्यादा पानी स्टोर हो सकता है, पता होगा आपको। तो लूज़ जगह में ज़्यादा पानी स्टोर हो सकता है, तो इस तरह से सॉइल ज़्यादा पानी होल्ड करती है और डिफ्यूजन का टाइम भी इसको ज़्यादा मिल जाता है। डिफ्यूजन मतलब सारे उसके पार्टिकल्स को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में मिलने का टाइम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इट मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल। ये आपको पता है, पानी ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, तो सॉइल भी ज़्यादा फर्टाइल होगी। मैनी ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म, फंजाई एंड बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। तो जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवर्म, केचुए, फंजाई, फंगस और बैक्टीरिया, आप देख नहीं सकते फंजाई बैक्टीरिया को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप अर्थवर्म को अपनी आंखों से देख सकते हो। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स इसी लेयर में पाए जाते हैं। द सॉइल पार्टिकल्स इन दिस लेयर आर द स्मॉलेस्ट एंड द फाइनेस्ट एज कम्पेयर टू द लोअर होराइजन्स। तो इस जो होराइजन में जो सॉइल पार्टिकल्स हैं ना वो छोटे होते हैं बाकी होराइजन से। कौन से होराइजन? इसके बाद आने वाले जो होराइजन्स हैं ना उससे छोटे पार्टिकल्स इस होराइजन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन दिस लेयर सीड्स जर्मिनेट एंड प्लांट रूट्स ग्रो। तो इस लेयर में क्या होता है, सीड्स जर्मिनेट होती है, सीड्स अंकुरित होती हैं और प्लांट जो है रूट्स, प्लांट की रूट्स यहाँ पे ग्रो करती हैं। नेक्स्ट इज़ बी होराइजन। दिस लेयर इज़ कॉल्ड द सबसॉइल। बी होराइजन का दूसरा नाम है सबसॉइल। इट कंटेन्स हायर मिनरल कंटेंट देन द टॉप सॉइल। और इसके अंदर मिनरल कंटेंट यानी कि मिनरल की मात्रा ज़्यादा होती है टॉप सॉइल से। इट इज़ रेडिश और ब्राउनिश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड क्ले। और जो बी होराइजन का कलर होता है वो थोड़ा रेडिश और लाइट ब्राउनिश सा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड और क्ले देखने को मिलता है। और आयरन ऑक्साइड का कलर क्या होता है? रेड, और क्ले का कलर क्या होता है? लाइट ब्राउनिश। तो इसलिए इसका कलर होता है रेडिश और लाइट ब्राउनिश। नेक्स्ट इज सी होराइजन। दिस लेयर इज कॉल्ड रेगोलिथ। तो सी होराइजन को हम रेगोलिथ भी कहते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट पेनिट्रेट इनटू दिस लेयर, यानी कि प्लांट्स की रूट इस लेयर तक नहीं पहुंच पाती हैं। इन दिस लेयर वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मैटर इज़ फाउंड। तो इस लेयर में क्या होता है कि बहुत ही कम ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ लास्ट लेयर इज़
आर होराइजन। तो आर होराइजन क्या होता है? दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड बेड रॉक। इसको हम बेड रॉक भी बोलते हैं। क्यों? इट कंसिस्ट ऑफ द अनब्रोकन सॉलिड रॉक्स। इसके अंदर वो रॉक्स होती है जो अभी तक टूटी नहीं होती हैं, अनब्रोकन सॉलिड रॉक्स होती हैं। इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ ऑल द लेयर्स, ऑल द अदर्स लेयर। और सबसे लास्ट लेयर होती है तो जाहिर सी बात है सारी लेयर्स के बाद ही प्रेजेंट होगी। नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। मोस्ट सॉइल पोजेस 4 बेसिक कंपोनेंट्स। अक्सर सॉइल में सिर्फ 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, 4 बेसिक तत्व होते हैं, जैसे कि सॉइल पार्टिकल्स, वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिक मैटर। जिसमें होते हैं सॉइल पार्टिकल यानी कि मिट्टी के कण, वाटर पानी, एयर हवा, और ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मैंने भी आपको समझाया था क्या होता है वो, ठीक है। द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ह्यूमस, वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड रूट। तो इन्होंने वही किया, ऑर्गेनिक मैटर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किन किन चीज़ों में? ह्यूमस, अभी हम पढ़ के आए हैं ना पीछे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अर्थवॉर्म, फंगस, बैक्टीरिया एंड रूट्स, राइट। नाउ आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है अलग अलग परसेंटेज दिखाने के लिए कि कौन सा कंपोनेंट कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। नाउ सॉइल टेक्सचर, टेक सम सॉइल एंड स्क्वीज इट बिटवीन हैंड्स और फिंगर। आप थोड़ी सी मिट्टी लो और उनको अपने हाथों के बीच में दबाओ। वट डू यू फील, आपको क्या महसूस होता है? इट इज़ क्रम्बली, स्टिकी और ग्रेनी। ये कैसी है? इसको आसानी से आप क्रम्बल कर पा रहे हो, ये थोड़ी चिपचिप है, या फिर ये थोड़ी ग्रेनी है, स्टैंड जैसी है, जैसे कि नमक को हाथ पे रगड़ते वैसा है। अ सॉइल स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट। एक सॉइल का टेक्सचर डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस तरह के पार्टिकल प्रेजेंट है। द साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स डिसाइड्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और वही साइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल के अंदर उसके टेक्सचर को डिटरमाइन या डिफाइन करता है। सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। सैंड, सिल्ट और क्ले 3 तरह के सॉइल पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स आर नॉर्मली ग्रुप्ड इनटू 3 मेन टाइप्स, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। बिसाइड दीज पार्टिकल्स सॉइल में ऑल्सो कंटेन स्मॉल स्टोन्स कॉल्ड ग्रेवल। इन पार्टिकल्स के अलावा सॉइल के अंदर है ना छोटे छोटे स्टोन्स भी हो सकते हैं जिनको हम ग्रेवल कहते हैं। द टेबल गिवन बिलो लिस्ट द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी सॉइल एंड देयर डायमीटर्स। तो कौन से डायमीटर के किस तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है सॉइल में, ये इस टेबल 9.1 में दिया गया है। सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर होता है 2.0 to 0.06 mm। सिल्ट का डायमीटर होता है 0.002 to 0.06 mm। क्ले का डायमीटर क्या होता है? 0.002 से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉइल। एवरी टाइप ऑफ सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। हर एक सॉइल के अंदर है ना मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं, किस किस के? सैंड के, सिल्ट के, क्ले के और ऑर्गेनिक मैटर के। सॉइल टेक्सचर अफेक्ट्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल एंड ऑल्सो द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो सॉइल टेक्सचर किस चीज़ पे अफेक्ट करता है, किस चीज़ पे अपना इफेक्ट डालता है? वो डालता है कि सॉइल कितना वाटर होल्ड करेगी, यानी कि आपने जब सॉइल को पानी दिया तो वो अपने पास कितना पानी रखेगी, उस कैपेसिटी को सॉइल टेक्सचर क्या करता है? डिफाइन करता है। और वाटर किस स्पीड से मूव करेगा सॉइल के अंदर, और क्रॉप्स कौन कौन सी क्रॉप्स उसमें कल्टीवेट की जा सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट इज देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सॉइल। अक्सर 4 किस्म की सॉइल होती हैं, सैंडी सॉइल, सिल्ट, क्लेई एंड लोमी। सो अब हम हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है सैंडी सॉइल। इट इज़ कोर्स इन नेचर एंड वेरी लिटिल क्ले। तो ये जो है ना कोर्स, दरदरी होती है नेचर में, और है ना इसके अंदर बहुत ही कम क्ले होती है, बहुत ही कम चिकनी मिट्टी होती है। इट हैज़ बिग स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड दस अलाउज एयर इनटू द सॉइल बट इज़ नॉट एबल टू होल्ड द वाटर और न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर है ना बड़े बड़े एयर गैप्स होते हैं पार्टिकल्स के बीच बीच में, तो जिसकी वजह से इसमें एयर तो अच्छे से आ जा सकती है, लेकिन इसके अंदर है ना पानी को रोकने की क्षमता नहीं होती है, और इसलिए पानी और न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा नहीं रुकते। प्लांट रूट्स कैन नॉट होल्ड ऑन टू दिस सॉइल। और क्योंकि ये दरदरी सॉइल है, इसमें एयर गैप ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए प्लांट की जो रूट्स है ना इस सॉइल को ज़्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख सकते। बट देयर आर सम प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन दी सैंड टॉप सॉइल बिकॉज देयर रूट्स कैन पेनिट्रेट डीप थ्रू दी सैंडी टॉप सॉइल टू दी सब सॉइल। तो कुछ प्लांट्स हैं जो कि इस सॉइल में भी ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो रूट्स हैं वो इस लायक होती हैं कि वो पेनिट्रेट करें, वो नीचे ज़्यादा डेप्थ में चली जाएं और वो सब सॉइल लेयर में जाके रेस्ट करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ सिल्ट। इट इज़ लाइट बट ग्रिटी सिंस इट कंसिस्ट ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स। ये जो सॉइल होती है ना हल्की होती है वेट में और ग्रिटी होती है, यानी कि
अगर आप हाथ में उसको पकड़ोगे, उसको रब करोगे तो आपके हाथ में ना चुभेगा मटेरियल, इस तरह का होता है, क्योंकि इसके अंदर है ना सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं विच आर फाइनर देन सैंड, जो कि सैंड से भी फाइन होते हैं। सिल्ट मेक्स मड सो इट इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड इन फ्लड प्लेन्स। तो सिल्ट क्या होती है? सिल्ट मड बनाती है, तो मड बनाने से क्या होता है, ये फ्लड प्लेन्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। सॉइल कंटेनिंग अ लॉट ऑफ सिल्ट मेक एक्सीलेंट फार्मलैंड, और जिस सिल्ट में बहुत ज़्यादा जिस सॉइल में बहुत ज़्यादा सिल्ट होता है ना, वो एक्सीलेंट फार्मलैंड बनाती है, यानी कि उसमें खेती बहुत अच्छे से होती है। दिस सॉइल इरोड इजीली बाय विंड और वाटर, और पानी और हवा की वजह से इसको आसानी से इरोजन हो जाता है, यानी कि इसका आसानी से इरोजन हो जाता है, इसकी आसानी से टॉप मोस्ट लेयर उड़ जाती है पानी और हवा के साथ। नाउ नेक्स्ट इज़ क्लेई सॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन क्ले पार्टिकल। इसके अंदर है ना बहुत ही छोटे छोटे चिकनी मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं। क्लेई सॉइल इज़ हैवी एंड डेंस। क्लेई सॉइल है ना भारी होती है और डेंस होती है, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। इट इज़ एज हार्ड एज कंक्रीट व्हेन ड्राइज। और जब क्लेई सॉइल है ना सूख जाती है तो इतनी हार्ड हो जाती है जैसे कि कंक्रीट हो। और कंक्रीट का इस्तेमाल कहाँ होता है? घर बनाने में होता है। द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल, और इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। प्लांट्स रूट्स कैन नॉट पुश थ्रू इट, और प्लांट्स रूट है ना इसके अंदर आसानी से नहीं जा सकती है। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ब्रीड इन दिस सॉइल, क्योंकि स्पेस नहीं होता तो एयर नहीं होती, और एयर नहीं होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीद करेंगे? तो इसलिए ये जो सॉइल होती है ना, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होगी तो ये अच्छी नहीं होती है प्लांट ग्रोथ के लिए, क्योंकि प्लांट ग्रोथ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज़ लोम। इट इज़ द परफेक्ट सॉइल फॉर प्लांट्स एंड सॉइल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सॉइल और प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी या फिर एकदम उम्दा सॉइल इसको हम बोल सकते हैं। इट हैज़ अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट अलॉन्ग विद अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ क्ले। इसके अंदर है ना सेम क्वांटिटी होती है सैंड और सिल्ट की, और उसके साथ थोड़ी सी क्वांटिटी क्ले की भी होती है। दिस सॉइल हैज़ इनफ लार्ज एंड स्मॉल स्पेसिस फॉर एयर एंड वाटर टू फ्लो इन। इसके अंदर है ना क्योंकि सैंड होती है तो ज़्यादा स्पेस भी होते हैं, सिल्ट होती है और कम स्पेसिस भी होते हैं, तो जिसकी वजह से आसानी से हवा और पानी इसके अंदर फ्लो कर सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ इनफ क्ले टू लेट इट स्टिक टुगेदर एंड होल्ड ह्यूमस, और इसके अंदर इनफ क्ले होती है, इनफ चिकनी मिट्टी होती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं ह्यूमस के वो आपस में चिपक के इस सॉइल के अंदर रह सकें। प्लांट रूट्स कैन ईजिली ग्रो थ्रू दी स्पेसिस, और इसमें इतने स्पेसिस होते हैं कि जिसके थ्रू प्लांट रूट्स आसानी से ग्रो कर सकें। नेक्स्ट इज सॉइल कलर। डिफरेंट सॉइल टेंड टू हैव डिस्टिंक्ट वेरिएशन इन कलर बिकॉज ऑफ अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। अलग अलग सॉइल में अलग अलग कलर्स होते हैं और उनके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सॉइल्स में भी रेड और येलो बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम। आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दूसरे कंपाउंड बनाने की वजह से सॉइल का कलर रेड और येलो भी हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस मेक्स सॉइल ब्लैक, और अगर सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमस है तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। हाई वाटर टेबल्स इन द सॉइल कॉज द रिडक्शन ऑफ आयरन एंड दीज सॉइल टेंड टू हैव ग्रीनिश एंड ग्रे ब्लूइश ह्यूज़, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जहाँ पे वाटर टेबल ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे पानी जो होता है ना वो थोड़ा डेप्थ में प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है आयरन में रिडक्शन हो जाता है, आयरन का अमाउंट कम हो जाता है, फिर वो जो कलर होता है ना वो रेड ना होकर ग्रीनिश और ग्रीनिश ब्लू कलर की अपीयरेंस देता है सॉइल में, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स एंड ऑर्गेनिक कंटेंट गिव्स मैनी सॉइल टाइप एज ब्राउन कलर। और जो आयरन ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंटेंट का जो मिक्सचर है, जो कॉम्बिनेशन है, अलग अलग रेशो में अलग अलग कलर देता है, उसमें से एक कलर ब्राउन कलर भी है। अदर कलरिंग मटेरियल्स समटाइम्स प्रेजेंट इंक्लूड वाइट कैल्शियम कार्बोनेट, और बाकी जो कलरिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट कलर का होता है, मैंगनीज ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है, और कार्बन कंपाउंड्स जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज properties of soil. The composition of soil has important consequences on its permeability towards water and ऑन इट्स एबिलिटी टू रिटेन वाटर। तो जो सॉइल है वो किस तरह के पार्टिकल्स से मिलके बनी है, क्या टेक्सचर है, वो इस चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं कि वो कितना पानी होल्ड करेगी, कितने पानी को अपने अंदर आने देगी और कितने पानी को रिटेन करेगी, यानी कि कितने पानी को अपने अंदर समा के रखेगी। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एब्जॉर्ब और रिटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर एज शोन इन द नेक्स्ट एक्टिविटी। तो अगली एक्टिविटी में बहुत एक एक्टिविटी है जिसमें ये दिखाया गया है कि कितने
टाइप्स की सॉइल कितना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। द एक्टिविटी गिवन बिलो शोज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। वही जो ऊपर वाली बात है उन्होंने वही रिपीट की है। टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, सब्ट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग बॉटल फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर V1 एंड V2 आर द इनिशियल एंड द फाइनल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर इन द मेजरिंग बॉटल, राइट। तो चलो मैं पहले आपको थोड़ा सा ना एक आइडिया दे देती हूँ कि एक्टिविटी में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो एक्टिविटी में ये हो रहा है कि हमने एक फ़नल ली, जिसको आप कुप्पी भी बोलते हो, तो उसके अंदर ना हमने एक पेपर रखा, सैंड पेपर बोलते हैं उसको। उस पेपर से हमने कवर किया और उसके अंदर हमने ना अलग अलग सैंपल डाल दिए सॉइल के। अब उसके ऊपर हमने पानी डाला, ठीक है, और उन फनल्स को अलग अलग ग्लासेस में प्लेस कर दिया। अब हमने जिस बॉटल से पानी डाला ना, उसकी हमें कैपेसिटी पता है कि उस बॉटल में कितना पानी आता है। अब हमने उसमें पानी डाला, अब पानी वो पीते गए, जब तक पीते गए उसके बाद ना उन्होंने पानी नीचे ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया और ग्लास के अंदर पानी आके इकट्ठा हो गया। तो जो हमने पानी डाला उसको हम कहते हैं इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो हमने किससे डाला था, मेजरिंग बॉटल से। और जो पानी उसमें कलेक्ट हुआ ग्लास में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाइनल वॉल्यूम। तो जो पानी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया वो कैसे निकलेगा, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग बॉटल माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग बॉटल। एंड सिंस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज हैज़ अ यूनिट ऑफ मिलीलीटर, सो वी ऐड दिस मिलीलीटर। नाउ सिंस 1 ml ऑफ वाटर हैज़ अ वेट इक्वल टू 1 ग्राम, 1 ml पानी का जो वेट है ना वो 1 ग्राम होता है। वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, तो कितना पानी एब्जॉर्ब किया सॉइल ने, उसका वेट हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब से। तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय वेट ऑफ सॉइल इंटू 100। इस तरह से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। और ये एक्टिविटी वही है जो मैंने अभी तुम्हें पीछे समझाई थी। Percolation of rate of water in the soil, the rate at which the water moves through the soil is called the percolation rate of the water in the soil। जिस रेट से, यानी कि जिस रेट होता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, तो जिस स्पीड से वाटर सॉइल के अंदर ट्रैवल करता है उसको हम कहते हैं पर्कुलेशन रेट। लेट अस परफॉर्म द अबव एक्टिविटी अगेन टू फाइंड आउट द पर्कुलेशन रेट ऑफ द वाटर इन डिफरेंट सॉइल टाइप्स। और पिछली एक्टिविटी के ज़रिए हम ये पर्कुलेशन रेट भी पता लगा सकते हैं। फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल द सॉइल सैम्पल्स, सारे सॉइल सैम्पल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालो। केयरफुली देखो सॉइल सैम्पल्स को। नोट डाउन द इनिशियल टाइम व्हेन यू स्टार्टेड पोरिंग वाटर इन द 3 सैम्पल्स। तो आपको क्या करना है कि जब जिस वक्त आपने है ना वाटर डालना शुरू किया तीनों सैम्पल्स में, उस टाइम को नोट करना है। और उसके बाद ऑल्सो नोट द टाइम फॉर ईच सैम्पल व्हेन देयर इज़ नो वाटर लेफ्ट ओवर द सॉइल इज़ इन ईच सैम्पल। और जब तक वो सॉइल पानी को एब्जॉर्ब करती है और सॉइल के ऊपर पानी नहीं रहता उस टाइम तक को भी नोट करो। टू कैलकुलेट द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला। अब पर्कुलेशन रेट निकालने के लिए ना इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय पर्कुलेशन टाइम, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल ने एब्जॉर्ब किया। हमें पता है कि अमाउंट और वॉल्यूम हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, मिलीलीटर में। और पर्कुलेशन टाइम की यूनिट क्या होती है, मिनट या सेकंड। तो यहाँ पे हम मिनट लेंगे क्योंकि सॉइल में धीरे धीरे करके पानी नीचे आता है, ठीक है। तो हमने यही किया कि अमाउंट ऑफ वाटर को हमने पर्कुलेशन टाइम से डिवाइड कर दिया। पर्कुलेशन टाइम पता है ना क्या है, कितने टाइम में पानी ऊपर से नीचे तक आए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज यू विल नोटिस दैट द सैंडी सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर बट हैज़ अ हाई पर्कुलेशन रेट। जो सैंडी सॉइल है ना वो है ना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, लेकिन उसका पर्कुलेशन रेट भी हाई है। इट डज ड्रेन्स क्विकली एंड रिटेन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि पानी मिट्टी के अंदर रुकता नहीं है, पानी जल्दी से फ्लो कर लेता है, तो वो सॉइल बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। Clay on the other hand holds water for a very long time but has a very low percolation rate। जो clay जो soil होती है वो पानी को है ना एक लंबे टाइम तक होल्ड करके रखती है, लेकिन इसका percolation rate क्या होता है, बहुत ही कम होता है। दैट इज़ इट डज़ नॉट ड्रेन वेल। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि इसको जल्दी से हमें ना खाली नहीं कर सकते, जल्दी से सुखा नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके जल्दी से रिलीज़ नहीं करती, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने क्लोज होते हैं और इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं ना कि हर पार्टिकल पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और इतना ज़्यादा पानी का कंटेंट हो जाता है इस सॉइल के अंदर। इन द लॉमी सॉइल वाटर इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लॉमी सॉइल में क्या होता है ना कि पानी यूनिफॉर्मली, यानी कि जितना पानी ऊपर है उतना ही पानी नीचे रहे, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इट ऑल्सो ड्रेन्स वेल्स, और जल्दी भी सूख जाती है, जल्दी भी खाली हो जाती है। फॉर इट्स एबिलिटी टू रिटेन वाटर एंड ड्रेन वेल, लोमी सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और क्योंकि इसमें ये काबिलियत है कि ये पानी को होल्ड भी कर सकती है और जल्दी से सूख भी जाती है, जल्दी से पानी को छोड़ भी सकती है, तो इसलिए हमें लोमी सॉइल इस्तेमाल की जाती है क्रॉप्स को ग्रो करने में। नाउ सम ऑफ द कॉमन क्रॉप्स
एंड देयर सॉइल रिक्वायरमेंट्स आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ कॉमन क्रॉप्स यानी कि जो हम यूज़ करते हैं वो वाली क्रॉप्स और उनकी जो सॉइल रिक्वायरमेंट्स है वो नीचे दी गई हैं। पैडी, पैडी क्या होता है? राइस, चावल की जो धान होती है ना उसको हम पैडी कहते हैं। पैडी कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स एक्सेप्ट सैंडी सॉइल। पैडी को आप किसी भी सॉइल में उगा सकते हो लेकिन वो सॉइल सैंडी सॉइल नहीं होनी चाहिए। हाउएवर ड्यू टू इट्स हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल रिच इन क्ले इज़ बेस्ट सूटेड फॉर राइस कल्टीवेशन। क्योंकि चावल को है ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, तो इसलिए जो बेस्ट सॉइल है चावल उगाने के लिए वो है, कौन सी सॉइल है? वो क्लेई सॉइल है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ वीट। लोमी सॉइल एंड क्लेई लोम आर कंसिडर्ड गुड फॉर द ग्रोइंग वीट। नाउ गेहूँ उगाने के लिए लोमी सॉइल और क्लेई लोम का बेस्ट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ लेंटिल्स। लेंटिल्स क्या होती है? दालें, दाल की जो क्रॉप्स होती है ना उनको हम लेंटिल्स कहते हैं। लेंटिल्स एंड पल्सिस रिक्वायर सॉइल विद गुड वाटर ड्रेनेज। यानी कि लेंटिल्स और पल्सिस को इस तरह की सॉइल चाहिए जिसकी ड्रेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। दस लॉमी सॉइल आर बेस्ट सूटेड फॉर दिस क्रॉप, इसलिए लॉमी सॉइल इनके लिए बेस्ट होती है। नेक्स्ट इज कॉटन। कॉटन नीड्स सॉइल दैट ड्रेन्स वेल एंड कैन होल्ड एयर। कॉटन को ऐसी सॉइल चाहिए जो कि जल्दी सूख जाए और आसानी से एयर को होल्ड कर सके, और ये सारी कैपेसिटीज़ किस में होती हैं? सैंडी सॉइल में। हम पीछे पढ़ के आए ना कि वो जल्दी से ड्रेन हो जाती है और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े स्पेसीज होते हैं जिसकी वजह से एयर आती जाती रहती है। नेक्स्ट इज शुगर केन। शुगर केन कैन ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स रेंजिंग फ्रॉम सैंडी सॉइल्स टू क्लेई सॉइल। शुगर केन को हम अलग अलग वेराइटीज ऑफ सॉइल्स में उगा सकते हैं, चाहे वो सैंडी सॉइल्स हो या क्लेई सॉइल्स हो। क्लेई लोम से लेके सैंडी सॉइल से लेके क्लेई लोम्स तक हम हर वेराइटी ऑफ सॉइल में शुगर केन को उगा सकते हैं। थोड़ा बहुत हमें देखना होता है कि कितना परसेंटेज कौन सी सॉइल है, लेकिन अक्सर इसको हम उगा लेते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल बाय विंड और रनिंग वाटर। सॉइल इरोजन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल है वो उड़ जाती है, बह जाती है, पानी के साथ बह जाती है, हाई रनिंग स्पीड वाटर के साथ बह जाती है या फिर हाई विंड्स के साथ उड़ जाती है। इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस ऑन अर्थ। ये जो नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है अर्थ पे, यानी कि अपने आप ही होता है। कोई वहाँ पे फ़ैन नहीं चलाता है कि कूलर फ़ैन चला के हम सॉइल इरोजन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है। इन जनरल इरोजन रिमूव सॉइल एट रफली द सेम रेट एज सॉइल इज़ फॉर्म। तो जिस रेट से सॉइल बनती है उसी रेट से सॉइल ख़राब हो जाती है या उड़ जाती है, रिमूव कर देता है इरोजन। ठीक है। हाउएवर दिस बैलेंस इज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर रिजल्टिंग इन हैवी लॉस ऑफ सॉइल। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये बैलेंस बिगड़ रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, और ये लॉस कौन क्रिएट कर रहा है? ऑब्वियसली ह्यूमंस। नेक्स्ट इज द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन एंड डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, इम्प्रॉपर फार्मिंग एंड फ्लड्स। जो मेन कॉजेज हैं सॉइल इरोजन के वो हैं डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, इम्प्रॉपर फार्मिंग और फ्लड। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन होता है पेड़ों की कटाई। तो कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। जब पेड़ों की कटाई एक बहुत ही मैसिव और बहुत ही बड़े स्केल पे होने लगती है तो उस प्रोसेस को हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। व्हेन ट्रीज आर कट द सॉइल इज लेफ्ट लूज विच कैन बी इजीली ब्लोन अवे बाय द विंड एंड वाटर। जब हम ट्रीज को काट देते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी रूट्स तो बचेंगी नहीं सॉइल को होल्ड करने के लिए, सॉइल को पकड़ के रखने के लिए। तो सॉइल पार्टिकल्स है ना लूज़ हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आसानी से हवा उसको उड़ा के ले जाती है। नेक्स्ट इज़ ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं ना चारा जो खाते हैं, जो घास चरते हैं, तो वो हद से ज़्यादा घास चर लेते हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है सॉइल इरोजन का। रिपीटेड ग्रेजिंग बाय एनिमल्स एंड अप इन द रिमूवल ऑफ ग्रास ऑन अ लार्ज स्केल विच अल्टीमेटली लीड्स टू लूजनिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स दैट कैन बी इरोडेड बाय विंड और वाटर। तो क्या होता है कि बार बार जो एनिमल्स है ना एक ही जगह पे अगर ग्रेज करते हैं तो वहाँ की घास ख़त्म हो जाती है। घास ख़त्म हो जाती है तो अल्टीमेटली क्या होता है वहाँ की मिट्टी भी लूज़ हो जाती है। अब जब मिट्टी लूज़ हो जाएगी तो उसको आसानी से विंड या वाटर इरोड कर सकता है। नेक्स्ट इज़ इम्प्रॉपर फार्मिंग, यानी कि सही ढंग से फार्मिंग ना करना। हिल्स में क्या होता है ना, इम्प्रॉपर फार्मिंग मेक्स द सॉइल टू बी इरोडेड बाय विंड और वाटर। हिल्स में लोग है ना ठीक से अगर हिल्स आपको पता है कि एक है ना ढलान टाइप का एरिया होता है, तो अगर वहाँ पे अच्छे से फार्मिंग ना की जाए ना तो वहाँ पे इरोजन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ढलान का मतलब है वाटर या एयर बहुत ही स्पीड से नीचे आएगा, और जितनी स्पीड से नीचे आएगा उतना ज़्यादा वो सॉइल लेकर आएगा। क्योंकि हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा झुकाव होता है जिसको हम लेमन लैंग्वेज में ढलान बोलते हैं, तो जिसकी वजह से अगर वहाँ पे इम्प्रॉपर फार्मिंग की जाए तो फिर वहाँ की सॉइल बहुत जल्दी इरोड होने लगती है। नेक्स्ट इज़ फ्लड। आपको अच्छे से पता है फ्लड में इतनी ज़ोर से पानी आता है ना सारे सर्फेसिस से कि वो सब कुछ उड़ा के ले जाता है, वो ह्यूमंस को भी उड़ा के ले जाएगा। तो फ्लड की वजह से सॉइल इरोजन क्यों नहीं होगा? सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। असम, बिहार सुन ही रहे होंगे आप न्यूज़ में केसेस। नेक्स्ट इज़ सॉइल कंजर्वेशन।
सॉइल कंजर्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ प्रीशियस सॉइल ड्यू टू इरोजन। तो सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है ना कि जो बहुत ही कीमती जो सॉइल है ना उसको इरोजन से रोकना, ठीक है, इसको हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। अभी हमने देखा कि सॉइल किस तरह से इरोड होती है, अब हम देखेंगे सॉइल को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। तो एफोरेस्टेशन एंड टेरेस फार्मिंग आर टू मेन मेथड्स बाय विच सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। तो एफोरेस्टेशन और टेरेस फार्मिंग दो तरीके हैं जिसकी वजह से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। पहला है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन में क्या होता है, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इज़ नोन एज एफोरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, हो गया एफोरेस्टेशन। रूट्स ऑफ द प्लांट्स होल्ड सॉइल फर्मली, सो बाय प्लांटिंग ट्रीज वी कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। क्योंकि जो प्लांट की रूट्स हैं वो सॉइल को अच्छे से पकड़ के रखती हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग कहाँ पे होती है? टेरेस फार्मिंग हिली एरियाज़ में होती है, जहाँ पे थोड़ा झुकाव होता है उन एरियाज़ में होती है। इट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स लाइक बेंचेस। तो इसमें क्या होता है कि जो झुकाव और ढलान वाले एरियाज़ होते हैं उनमें है ना छोटी छोटी सीढ़ियाँ बना देती हैं, स्टेप्स बना देते हैं। ईच स्टेप स्लोज डाउन दी वाटर फ्लो ऑफ वाटर। तो हर एक स्टेप पे क्या होता है कि पानी आके रुक जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और उसकी स्पीड कम हो जाती है, देयर बाय रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। और इस तरह से सॉइल इरोजन कम हो जाता है, राइट। सो यू डू नॉट नीड टू डू दिस एक्टिविटी, राइट। इस एक्टिविटी को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं और ये वाली जो एक्टिविटी है फील्ड एक्टिविटी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जितना पढ़ा हमने, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट ऑल, राइट। सो द थिंग इज़ दैट योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग एंड वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट ऑल द syllabus and chapters. In case you have any doubt, you can approach me anytime, right, before the exams. Till then, keep studying, be safe, good luck.